अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह, किस्त नंबर 13। सॉरी बट आई डोंट नीड योर जुत्ती। मीर ने जहर खान मुस्कुराहट होंठों पे सजाकर कहा, तो मैं कौन सा तुम्हें देने वाली हूँ। वो जुबान चढ़ाकर वाशरूम का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद कर गई थी। मीर आलम के होंठों पे मुस्कान दार आई थी। मीर आलम बालकनी में जाकर खड़े हुए थे। उनके मोबाइल की रिंग टून खामोश माहौल में एहतियाश पैदा कर गई थी। मीर आलम ने कॉल पे की। दूसरी तरफ हैदर था। भाई, आपने नाज़ का निकाह कर दिया? और डैड, ये मुझे बताया तक नहीं आपने। हैदर की आवाज़ से ही उसकी खौफी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। सॉरी, वो जल्दी में सब कुछ हुआ, पर नाज़ बहुत खुश है। मीर ने उसे तसल्ली देना चाहिए। आप अब भी मुझसे हकीकत छुपा रहे हैं। मुझे नाज़ कॉल करके सब कुछ बता चुकी है, और मुस्तफ़ा ने उसके साथ जो कुछ किया वो भी। मैं अभी आ रहा हूँ और नाज़ को साथ अपने घर लेकर जाऊँगा। मेरी बहन किसी की मार खाने को नहीं बैठी, ना ही वो लावारिस है। हैदर ने एक ही सांस अपनी बात मुकम्मल की और कॉल काट दी। मीर आलम कमरे से कदरत तैश के आलम में निकले थे। नाज नैन नीचे अपना सामान बांधे बैठी थी। नाज नैन, ये क्या तरीका है बेटा? मीर आलम ने उसके बंधे सामान को ताक कर कहा, बिल्कुल ठीक तरीका है भाई। आप अगर चाहते हैं कि मैं आज आपसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म करके ना जाऊँ तो प्लीज़ मुझे जाने दें। हैदर भैया के साथ आपने सब अपनी आंखों से देखा, फिर भी आपने इस जहल इंसान को रोकने की कोशिश ना की। वो रूठे पान से गोया हुए। नाज नैन, गलती तुम्हारी भी है। तुमने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो बस उस बात का गुस्सा है। उसका गुस्सा जैसे ही ख़त्म होगा वो पहले जैसा हो जाएगा, नरम, समझदार और एक ख्याल रखने वाला इंसान। मीर आलम ने उसे समझाना चाहा, भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ ना, मुझे इसके साथ शादी करनी थी, ना मुझे उसके साथ रहना था और ना अब रहना है। उसका अंदाज बयां खासा मजबूत था। बेटा, अब जो भी है, जैसे भी है, रिश्ता तो बन गया ना, और तुम कोशिश तो कर सकती हो इस रिश्ते को निभाने की। उन्होंने उसे किसी तरह राज़ी करना चाहा। मैं इस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रिश्ता निभाने की बात तो बहुत दूर की है, उसने ज़िद्दी लहजा में कहा। नाज़ बेटा, मीर आलम इससे पहले कि मज़ीद कुछ समझाते हैदर आ गया था। मीर आलम पे एक खफकी भरी निगाह डालकर वो दोनों जा चुके थे। मीर आलम शिकस्त खुर्दा से सोफे पर जाकर बैठे थे। साबरी, क्यों किया था तुमने उनको फ़ोन? भाभी रो रो कर निढाल हो चुकी थी। भाभी, भाई की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं मेरे लिए। साबरी ने भाभी के हाथ थामे। तुम्हारे एक भाई को पता चला तो वो जीते जी मार जाएंगे। उन्हें आंखें मिचकर कहा, हम भाई को ये सब कुछ बताएंगे ही नहीं। भाई को हम यही दिखाएंगे कि मेरी नरमा शादी हो रही है। उसने संजीदगी से आगाह किया। साबरी, मना कर दो उन्हें, इससे पहले कि वो काल आए और तुम्हारी ज़िंदगी का तारीख तरीन दौरानिया शुरू हो जाए। उन्हें मना कर दो। उसके गालों पे हाथ धरकर नरमी से गोया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली भाभी, और मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना भी मुश्किल होगा। वो भाभी को तसलियाँ दे रही थी। सावरी, भाभी उसे सीने से लगाती फूट फूट कर रो पड़ी थी। आप परेशान ना हो। सावरी ने भाभी की कमर को सहलाया। खुद भी दिले बेताब था रोने को, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुस्तफ़ा डिनर करने नीचे आया। खामोशी से चेयर खिसका कर वो डिनर करने लगा था। शोरा ने एक नज़र उसे तका, वापस अपना ध्यान खाने की जानिब डाल गई। मीर आलम ने उसे एक नज़र तका और खाना खाते हुए आज जो कुछ हुआ उससे आगाह करने ना भूला। नाज़रीन, हैदर के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। मीर आलम की आवाज़ से जब मुस्तफ़ा के कानों से टकराए वो एक पल को रुका और वापस खाना खाने लगा। कुछ कहोगे नहीं? मीर आलम ने उसे जांचना चाहा। नहीं, मुस्तफ़ा ने दांत कुछ कुचाकर जवाब दिया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चली गई। मीर आलम ने धीरे से बताया, ये कौन सी नई बात है? वो तो शुरू से मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी, पर हैरत मुझे इस बात पे है कि वो आपको, मतलब आपको छोड़कर चली गई। यकीन नहीं आता। आज दिखा दिया ना उसने, सुतीले रिश्ते किसी के नहीं होते। वो जहर खाना लहजे में गोया हुआ। मीर आलम ने गहरी सांस लेकर उसे तका। अब तुम मुझे हर्ट ना करो, बहुत बदतमीज़ हो गए हो तुम। मुस्तफ़ा पिछले चंद दिनों में, मीर आलम ने उसके अंदाज को बखौर तका। मुस्तफ़ा जो इतने सालों से हर्ट होता आ रहा था, वो वक्त किसी को याद नहीं। अब अगर मुस्तफ़ा किसी को हकीकत भी बता दे तो लोग हर्ट हो रहे हैं। हैरत है। मुस्तफ़ा ने कंधे उचका कर कहा, कब तक चलेगी तुम्हारी ये नाराज़गी? मीर आलम ने संजीदगी से पूछा, जब आपको मुझ पर भरोसा होगा तब। अभी तो नामुमकिन सी बात है। वो उठता अपने कमरे में चला गया था। मीर आलम पे बेदिली से खाना छोड़कर चले गए थे। शोला अपना खाना पूरी दुनिया से बेगांगी बरत कर खाने में मसरूफ़ थी। मुस्तफ़ा ने कमरे में आते ही अपने मोबाइल से कॉल मिलाई थी। दूसरी जानब से फ़ोन उठा लिया गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम वहाँ जाकर बैठ जाओगे तो मैं ये घर, मीर भाई, हर चीज़ को छोड़कर चला जाऊँगा? सोच है तुम्हारी।
और तुम यहाँ से चली गई। अच्छा किया, वैसे भी तुम्हारी शक्ल मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। वो तकरीबन गुर्रा रहा था। ठीक है, अगर मेरी बहन की शक्ल तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो उसे तलाक दे दो। हैदर की आवाज़ सुनकर वो मजीद बनाया था, कभी नहीं दूंगा तलाक, बैठी रहे ऐसे ही सारी उम्र। मुस्तफ़ा ने सर्द लहजे में जवाब देकर काल काट रही थी। मीर आलम के कमरे का मंजर उस वक्त खासा निराला था। मीर आलम अभी बेड पे आकर लेटे थे, कंफर्टर सर तक ताने। वो बेड के बीचों बीच पड़े थे। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि कोई कूद कर उन पे लेटा था। मीर आलम चीख कर रह गए थे, आह कौन है? मीर आलम चिल्लाकर पूछा। शोला अपनी हरकत पे खज्जल तो हुई, पर मीर आलम को डराने का फैसला किया। उसके ऊपर बैठकर उसने आवाज़ को थोड़ा भारी बनाकर जवाब दिया, ए बॉस, मैं कालियादी शूटर है, सपारी मिली तेरे को ठिकाने लगाने के अपन को। मीर आलम ने गहरी सांस खारिज करके कंफर्टर अपने चेहरे पर से हटाया था। आज तो ये कालियादी शूटर गया मेरे हाथों ज़ाय हो गया। मीर आलम ने उसे दोनों कलाइयों से थाम कर खोद पे गिराया था। ऐसे कैसे ज़ाय होगा, किसी के बाप का माल थोड़ी हो, उसने घबरा कर कहा। पर मेरा माल तो होना। उसके चेहरे को तकता संजीदगी से गोया हुआ। शोला की हथेलियाँ लम्हों में भीगी थी। उसकी कुर्बत का असर था कि उसके चेहरे पर नन्हे नन्हे चांद शबनमी कदरे नमूदार हुए थे। छी छी, कैसी गंदी बातें कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो उस पे से उठना चाहती थी, पर आलम ने उसे अपने बराबर लेटाया था और फिर उसके ऊपर आए थे। अपनी भारी टांग को नाजनान की नाजुक सी टांगों पर धरा था। अभी तो मैंने कोई गंदी हरकत की ही नहीं। वो उसके सरापे को दिलचस्पी से तकता गोया हुआ। अबे बूढ़े, सठिया गया है क्या? पीछे हट। शोले के गाल दहकने लगे थे। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। आज ये बात क्लियर कर दो, इतना भी बूढ़ा नहीं मैं, सिर्फ 50 साल का हूँ मैं। वो उसके बालों की लिट उसके चेहरे पे से हटाकर गोया हुआ। शोले ने यकदम अपनी आंखें मींची थी। तू आधी उम्र गुजार कर आप भी चाहते कि कोई तुम्हें बूढ़ा ना गए। उसके सीने पे हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। किसी और का तो पता नहीं, पर काम मत कर तुम्हारे मुँह से मजीद अपने लिए ये अलकाब नहीं सुनना चाहता। वो उसे मुकम्मल तौर पर कैद करता उसके कानों में गुनगुनाया था, दूर उठे, कहीं पीवी तो नहीं ली ना? उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। नहीं, होश में हूँ। उसकी आंखों में देखते संजीदगी से गोया हुए। देखिए, हम कोई असली के मियाँ बीवी थोड़ी हैं जो ऐसे आप मेरे साथ कर रहे हैं। वो मेरे मनाए निकाह हमारा असली ही हुआ था शायद, है ना? तो फिर बोला हम असली मियाँ बीवी कैसे ना हुए? वो उसकी उड़ी रंगत देख अपनी उमड़ती हंसी को लबों की तराश में दबा गए। वो पर दिल से तो हम एक दूसरे को मियाँ बीवी नहीं मानते ना? उसने झट जवाब पेश किया। मीर आलम दिलकशी से मुस्कुराए थे। पर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। आलम की सरगोशी सुनकर उसकी आंखें उबाल कर बाहर को आई थी। पर मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शोहर, उसने झट कहा। औरतों की सुनता ही कौन है? मीर आलम ने उसे चिढ़ाने को कहा, पर यह बात शोला के दिमाग के शूट सर्कट पर सीधा जाकर लगी थी। मीर आलम को टांगों के बीच में जोरदार लात मारे। मीर आलम तकलीफ से कराहते उससे दूर हुए थे। वो झट उठी थी और कमर पर हाथ धरकर खूनखार लहजे में गोया हुई थी। औरतों की यूं ही सुनता, शोला उसको हलवा बना देती है। औरतों की जो नहीं सुनता, शोला उसको हलवा बना देती है। आगे से मेरे साथ डोंट बी ओवर स्मार्ट और मुझसे 10 मील दूर रहने का है, समझी? आलम ने उसे खाद जाने वाली नजर से घूरा था। चुड़ैल हो तुम, बिल्कुल ठीक कहता हूँ मैं तुम्हें। एक खून आशाम चुड़ैल के सिवा तुम कुछ नहीं हो सकती। तुम एक चुड़ैल हो जो सुबह शाम दिन रात सियाह लिबास पहने भटकती रहती है। आलम ने गुस्सा और तकलीफ के मिले जुले तसरात समेत कहा। नाज़रीन अपने कमरे में आकर लेटी थी। इस कमरे में उसे नींद नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? 5 साल की थी जब उसने यहाँ से निकलकर मीर आलम के साथ रहने की जिद की थी। अपने बड़े भाई से उसे बेहद मोहब्बत थी। हाँ, ये भी सच था कि हैदर और नाज़नीन की माँ एक थी और मीर आलम की माँ कोई और, पर बाप तो उनका एक ही था। मीर आलम ने पिछले 15 सालों में उसका कितना ख्याल रखा था उसे अच्छे से याद था। पर इन गुजरे 15 सालों में उसे मुस्तफ़ा का भी अच्छा नहीं लगा। उसे मुस्तफ़ा से नफरत थी, क्योंकि वो उसके और उसके भाई के दरमियान किसी दीवार की मानंद था। और अब उसका इस तरह से मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जुड़ जाना उसके लिए सदमा से काम नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी उस रात के बारे में सोच रही थी जब मुस्तफ़ा ने उसे नोच डाला था। नाज़नीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंखें मींची हुई थी जब उसे अपने पेट पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो खौफ से चिल्ला उठती, मूसा ने उसके मुंह पे अपना दूसरा हाथ धरा था। अपने बिल्कुल करीब बैठे ईसा को देख वो सुकून का सांस ले गई थी। ईसा ने उसके होंठों पे से हाथ हटाया तो वो उसे देखकर मुस्कुराई, पर उसका लम्हा अपने पेट में महसूस करके यकदम सटापटाई थी। उसे खुद से दूर झटक कर वो खड़ी हुई थी। ईसा, ऐसे आधी रात को मेरे कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? वो संजीदगी से गोया हुआ। मैं कोई पहली बार तो ऐसे तुम्हारे कमरे में नहीं आया, हमेशा से आता हूँ। मुझे पता चला तुम अपने भाई मीर भाई का घर छोड़कर यहाँ आ गई हो, तो मैं यहाँ आ गया तुमसे मिलने।
वो उसे कमर से थामकर अपने करीब करके गोया हुआ, ईसा प्लीज़ दूर हटो। वो उसे खुद से फासले पे करके अपनी शर्ट ठीक करने लगी थी। ऐसे अजनबियों से बर्ताव क्यों कर रही हो? ईसा ने कुछ बुरा बनाकर कहा। ईसा प्लीज़, अब हमारा ऐसा मिलना ठीक नहीं। मुस्तफ़ा की बीवी हूँ और जब तक उसके निकाह में हूँ मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दूंगी। उसने गहरी सांस लेकर कहा। पर तुम तो उससे नफरत करती हो। ईसा ने संजीदगी से कहा। हाँ करती हूँ, पर यह बात भी नहीं जुटला सकती। ही इज़ माई हस्बैंड। उसने ईसा की आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। ईसा ने खुमार आलूद नजर से उसे तका। ये बात तो तुम्हारे और मेरे बीच की है, इस मुस्तफ़ा को कौन बताएगा ये सब? ईसा ने उसका हाथ थामना चाहा, पर वो दो कदम पीछे हो गई। उसे कोई नहीं बताएगा, पर मुझे तो पता है ना कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। उसने अटल लहजे में कहा। हूँ ओके, चलता हूँ फिर, मैं तुम्हें देख लिया, अब ठीक है। वो उसे गाल पे हल्की सी चुटकी काटता खिड़की से कूदा था और नाज़नैन बेहाल सी होती बिस्तर पे बैठी थी।